अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इस वक्त हॉट इशू है और पूरे मीडिया पे जो है वो छाया हुआ है। हम जानते हैं कि वज़ीर आज़म के जो मामले खुसूसी हैं, जो कि तकरीबन 15 के करीब हैं, उनके जो एसेट डेक्लेरेशन है वो कबीना डिवीज़न ने अपनी वेबसाइट पे जारी की है और उनकी जो सिटीज़नशिप्स है उनकी मालूमात जो है वो जारी की हैं। तकरीबन 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके पास दूसरे शहरों दूसरे ममालिक की जो है वो या तो वो सिटीज़नशिप से है या उनके पास जो है वो वहाँ का ग्रीन कार्ड जो है, यानी कि जो सिटीज़नशिप कार्ड जो है वो है, जो कि सिटीज़नशिप तो नहीं होती, वो एक रेजिडेंशियल कार्ड होता है जो सिटीज़नशिप से एक दर्जा जो है वो नीचे है। तो उसके ऊपर मीडिया के ऊपर जो भी बातें हो रही हैं, इस वीडियो में हम मीडिया की बहस में नहीं पड़ेंगे, बल्कि बतौर वकील मैं आप लोगों के सामने इस मामले की जो लीगल सूरत हाल है, जो लीगल जो कानूनी तज्ज़िया है, वो मैं आपके सामने रखूँगा कि आया क्या जिस शख्स के पास दोहरी शौहरियत है, क्या वो मामले खुसूसी या मशीर जो है वज़ीर आज़म का या गवर्नर का या वज़ीर आला का वो हो सकता है। आइन इसके बारे में क्या कहता है। आइन का आर्टिकल 63 है जो कि डील करता है क्वालिफ़िकेशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, यानी कि वो लोग जिन्होंने पार्लियामेंट्स का मेंबर बनना है उनकी क्वालिफ़िकेशन को जो आर्टिकल 63 है वो डील करता है। आर्टिकल 63 हमें बताता है कि वो कौन कौन सी बातें हैं कि जो वो उम्मीदवार जो सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहता है या वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो इन चीज़ों का इस क्राइटेरिया पर, इस अहलियत पर उसका पूरा उतना ज़रूरी है कि वो सादक हो, अमीन हो, वो बैंकरप्ट ना हो, वो किसी सरकारी अदारे का जो है वो डिफ़ाल्टर ना हो। उसके अलावा वो जो है कि किसी दूसरे मुल्क का, यानी कि ड्यूल नेशनलिस्ट ना हो, ड्यूल सिटीज़नशिप उसके पास ना हो, कि दोहरी शौहरियत को वो ना रखता हो। इसके अलावा 2-3 और पॉइंट भी हैं। तो उसके बाद जब हम इसके बाद जो अगला आर्टिकल है वो है 91 कि आर्टिकल 91 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बताया गया है कि कैबिनेट क्या होगी, कैबिनेट कैसे बनेगी। तो उसमें ये बताया गया है कि जो वज़ीर आज़म हैं वो जो मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट हैं उनमें से अपनी कैबिनेट को सिलेक्ट करेंगे। जो सेनेट में से भी लोगों को बतौर वज़ीर लेंगे, कौमी असम्बली में से भी जो है वो लोगों को बतौर वज़ीर ले सकते हैं, और इसके साथ जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो भी पार्लियामेंट से होंगे। लेकिन जो उनके एडवाइज़र हैं उनके लिए ये शर्त नहीं है आइन में कि वो एडवाइज़र जो हैं वो पार्लियामेंट से ही होंगे। जिसका मतलब ये है कि एडवाइज़र जो हैं, जो आर्टिकल 63 है उसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन दी गई हैं, उन क्वालिफ़िकेशन पे एडवाइज़र का पूरा उतरना ज़रूरी नहीं है। तो यानी कि ये जो दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 63 और 91, उन दोनों को जब मिला के पढ़ा जाएगा तो फिर हमें ये बात समझ में आती है कि जो एडवाइज़र है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट हो। जब वो मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट नहीं होगा तो जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट की क्वालिफ़िकेशन है उनको भी रखना वो भी उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अब दूसरा इसका पहलू है कि वो है कि हमारी अदलिया ने इस सिलसिले में क्या इंटरप्रिटेशन की है और कानूनी जो फैसला जात हैं वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। हमारे मुल्क में ये जो बहस है ये पहली दफ़ा जो है वो पीपल पार्टी के दौरे हुकूमत में हमें देखने को मिली, जब रहमान मलिक साहब और दीगर जो पीपल पार्टी के लोग हैं उनके हवाले से ये ख़बरें आईं कि उनके पास जो है वो दूसरे ममालिक के अकामे हैं और दूसरे ममालिक उनके पास जो है वो सिटीज़नशिप है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हुआ। उस वक्त जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे वो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इस मामले को टेकअप किया और उस जजमेंट में उन्होंने बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की और उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि अगर कोई आदमी जो है उसके पास दोहरी शौहरियत है तो उसकी जो वफ़ादारी है उस पर हर्फ आएगा, और उसकी वजह से फिर हम आप लोगों को याद होगा कि रहमान मलिक साहब के पास वो गालिबन लंदन की
जो थी वो सिटीजनशिप थी तो वो उनको सरेंडर करनी पड़ी थी। उसके बाद जो रिसेंटली जो है ये केस टेकअप हुआ, वो जो मौजूद साकिब नसार साहब हैं, साकिब नसार साहब ने इसके ऊपर जो है वो एक सो मोटो लिया था। जब सेनेट के सो मोटो नोटिस लिया था तो उसमें जो है वो 2 जो सेनेटर थे मुस्लिम लीग नून के, उनको डिस्क्वालीफाई किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि उनके पास जो थी वो ड्यूल नेशनलिटी थी, लेकिन वो सेनेट का इलेक्शन जो है वो इलेक्ट होकर चले गए थे। और फिर उसके बाद इसी केस में, यानी कि जो सो मोटो केस है, इसी केस में जुल्फी बुखारी साहब को जो था वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस किया गया था, और वो हमारे यहाँ लाहौर में जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है वहाँ जुल्फी बुखारी साहब जो थे वो पेश हुए थे। तो वो जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जो साकिब निसार साहब का फैसला है, उस फैसले ने एक नई राह जो है वो मुतय्यन की। उस फैसले में ये तो कह दिया गया कि जो एडवाइज़र हैं वो ड्यूल जो सिटीजनशिप है उनके पास हो सकती है, वो ड्यूल नेशनलिस्ट हो सकते हैं, दोहरी शौरियत रखने वाला हो सकता है, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस जो है वो अटैच कर दी गई। अब वो कंडीशंस क्या थी? वो कंडीशन ये थी कि जो एडवाइज़र हैं वो उसी तरह जिस तरह पार्लियामेंटेरियंस, वज़ीर, मिनिस्टर जो हैं, वज़ीर आज़म, वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर करते हैं, वो आर्टिकल 63 के तहत पाबंद हैं, यानी कि जो उसके अलावा जो इलेक्शन ऑर्डर था उस वक्त, अब जो है वो 2018 में या 17 में नया जो इलेक्शन एक्ट आया है उसके तहत भी कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो पाबंद हैं कि वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी एडवाइज़र हैं वो भी इस बात के पाबंद होंगे कि वो अपने जो एसेट्स हैं उनको डिक्लेयर करें। उसके साथ यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फिर टेकअप की और कहा कि मैं ये बताया जाए कि सिल्वर सर्वेंट में जो लोग हैं वो कितने लोग हैं जिनके पास ड्यूल नेशनलिटी है, और वो भी अपने एसेट्स को जो है वो डिक्लेयर करें। तो वो एक लिस्ट बनी जो मीडिया में वक्तन वक्तन रिपोर्ट होती रही, जिसमें 22,000 से लेकर 28,000 तक का जो फिगर है वो रिपोर्ट हुआ कि इतने लोग हैं कि जो सिविल सर्वेंट हैं लेकिन उनके पास जो है वो दोहरी शौरियत है। तो इस वक्त जो बहस चल रही है उसको देखा जा रहा है कि पीटीआई जो है, वज़ीर आज़म इमरान खान, ख़ास तौर पे जो नवाज शरीफ का साहब का केस है, ख्वाजा आसफ का है, एहसन इकबाल का है, उसके साथ उसको जोड़ के जो है वो अब मौजूदा सूरत हाल को देखा जा रहा है। इस सिलसिले में मैं आप लोगों के सामने एक जो हमारे यहाँ यानी कि जो सियासत का एक असूल है उसको आपके सामने रखता हूँ। अगर इस सूरत हाल का आपने तज्ज़िया करना है तो फिर इस असूल को जो है वो आपको सामने रखना पड़ेगा। सियासत में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वो चीज़ है कि जो वोट लेने के लिए बात की जाती है, एक तो वो बात है। दूसरी बात है कि जो पार्टी के स्ट्रक्चर में है, जो उसका नज़रिया है, जो उसके जो है वो मंशूर में वो बात है, दूसरी बात वो है। तो अगर पीटीआई के मंशूर को आप देखते हैं तो पीटीआई के मंशूर में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका बाकायदा एक हिस्सा रखा गया है पार्टी की मैनेजमेंट में भी, और उसके बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत में आती है तो पीटीआई के अगर मंशूर को पढ़ें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का बाकायदा जो रोल है, रोल इन गवर्नमेंट जो है, इन गवर्नर्स जो है, उसको बाकायदा जो है उनके जो मंशूर है, पार्टी मंशूर जो है उसका हिस्सा बनाया गया है, ठीक है। और जिसमें ये बात मेंशन है और यही वो उनका मंशूर था जिसकी वजह से जैसे ही ये हुकूमत आई तो आपने देखा मुख्तलिफ जो है वो एक नया जो निज़ाम है, एक नई चीज़ हमें देखने को मिली, टास्क फोर्स। तो मुख्तलिफ टास्क फोर्स बनना शुरू हुई जिसमें क्या कहते हैं दूसरे के नॉन इलेक्टेड लोग जो थे, जो तज्ज़िया कार थे, अपने फील्ड में वो एक्सपर्ट थे, उनको लेके आया गया ओपिनियन के लिए कि वो आएँ और ओपिनियन जो है वो दें और ताकि असलाहात का जो अमल है वो हो सके। और उसमें अक्सर वो लोग शामिल हैं कि जो कि ड्यूल नेशनलिस्ट हैं। तो पीटीआई का एक पूरा स्ट्रक्चर है अपने मंशूर में जिसमें वो जो ड्यूल नेशनलिस्ट हैं यानी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वो पाकिस्तान में अपनी गवर्नमेंट में एक ज़िम्मेदारियां देने का जो उनका एक बाकायदा मंशूर है। तो ये और दूसरी तरफ और इसको आप देखें
کہ پاکستان کی میں پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے کہ جس نے پہلی دفعہ یہ آواز اٹھائی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو ڈیو نیشنلسٹ ہیں، ان کو بھی کیا کہتے ہیں ووٹ کا حق ملنا چاہیے، جس کے لیے جو ہمارے سابقہ اٹارنی جنرل تھے انور مسرور خان صاحب، انہوں نے باقاعدہ لیٹیگیشن شروع کی اور وہ سپریم کورٹ تک وہ لیٹیگیشن گئی اور وہ کیس پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ون کیا، اور اس کے بعد اب اس کو یہ حکومت جو ہے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ چلا رہی ہے تاکہ کہ جو موجودہ آنے والا الیکشن ہے ہمارا، جو جب بھی ہوگا جنرل الیکشن 2023 میں، تو اس میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو پہلے فیز میں ان کو ووٹ کا رائٹ ملے، اور سیکنڈ فیز میں جو ہے جو ڈیو نیشنلسٹ ہیں ان کے حوالے سے کوئی کرائٹیریا جو ہے وہ طے ہو جائے۔ تو یہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ پالیسی ہے، یعنی کہ وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو وہ اپنی گورنمنٹ میں ذمہ داریاں دینا چاہتے ہیں، اور اسی کا یہ ثبوت ہے کہ زلفی بخاری ہو یا ڈاکٹر شانیہ نستر ہوں یا ڈاکٹر تانیہ ہوں جن کو ڈیجیٹل پاکستان پروگرام کا چیئرمین بنایا گیا ہے، تو یا ڈاکٹر رضا باکر ہوں، تو یہ سارا ان کا جو منشور تھا پارٹی منشور، یہ اس کے تحت وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب اس سے کے اوپر سیاست تو ہو رہی ہے اور وہ ہوتی رہے گی کیونکہ سیاستدانوں کا کام ہے، لیکن جو لیگل پوزیشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ہمارے آئین میں اس کے اوپر کوئی بار نہیں ہے۔ ہاں اب اگر وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ جو بات کہی جاتی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے وہ بات وہ جو کرتے تھے وہ صرف ان کی الیکشن کمپین کی حد تک تھی، سیاست کی حد تک تھی، ووٹ لینے کی حد تک تھی، کیونکہ میں نے جو پی ٹی آئی کا کنسٹیٹیوشن ہے اور جو ان کا منشور پارٹی منشور ہے اس کو میں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، تو میں نے اس میں باقاعدہ یہ چیز نوٹ کی اور اس کو دیکھا کہ باقاعدہ ان کے منشور میں ایک چیپٹر تھا کہ جس میں اوورسیز پاکستانی کو جو رول ہے وہ اس کو ڈیفائن کیا گیا تھا۔ تو یہ اس ساری صورتحال پہ میرا تجزیہ تھا، کوشش تھی کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس صورتحال پہ جو لیگلی پوزیشن ہے وہ واضح کی جائے، امید ہے۔ اور جو وکلا ہیں، جو میرے کلاس فیلوز دوست ہیں جو میری ویڈیو کو سنتے ہیں، ان سے میں یہ لازمی ریکویسٹ کروں گا کہ جو میں نے کنسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکلز ہیں ان کی جو انٹرپریٹیشن کی ہے اس پہ وہ لازمی اپنا کمنٹس کریں کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔